हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोशोलॉजी का नया टॉपिक, जो कि क्या है हम लोग का उदारीकरण के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों का हम लोग को उल्लेख करना है। जो उदारीकरण है उसके जो सामाजिक होगा, आर्थिक होगा, जो राजनीतिक प्रभाव है उनका हमें क्या करना है, उल्लेख करना है। तो पढ़ते हैं उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है, उदारीकरण क्या होता है, उसको आज हम लोग समझेंगे अच्छे से। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम लोग आराम से पढ़ते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं। तो उदारीकरण क्या का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रणों, प्रतिबंधों और नियमों को कम करके व्यापार और उद्योग के लिए अधिक स्वतंत्रता प्रदान प्रदान करना। यानी जो लिबरलाइजेशन है उसका अर्थ यह है कि जो अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी हम लोग की, वो उसमें क्या करके जो सरकारी नियंत्रण है या सरकार का जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, प्रतिबंध है, उनको क्या करके और जो नियम है उनको कम करके क्या करना, व्यापार, बिजनेस हो गया, जो उद्योग हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, उनके लिए अधिक स्वतंत्रता, फ्रीडम प्रदान करना ही उदारीकरण कहलाता है। और उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक विकास को गति देना। उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक विकास को गति देना, वैश्वीकरण को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। जो विदेशी निवेश है उसके लिए अनुकूल वातावरण को तैयार करना। भारत में उदारीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी। तो भारत में क्या हुआ था, जो उदारीकरण था उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी, जब देश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। जब जो भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी, जब देश को क्या किसका सामना करना पड़ा था? आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। आर्थिक सुधारों के एक हिस्से के रूप में उदारीकरण, जो आर्थिक सुधार है उनके एक हिस्से के रूप में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, एलपीजी रिफॉर्म्स को अपनाया गया। आर्थिक सुधारों के एक हिस्से के रूप में क्या किसे किसे अपनाया गया? उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स होते हैं उनको अपनाया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना और आर्थिक प्रगति को तेज करना। इसका उद्देश्य प्रमुख यही था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दे और जो आर्थिक प्रगति है उसको हम लोग तेज कर ले। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि उदारीकरण के प्रभाव क्या है? उदारीकरण के प्रभाव क्या है? तो उदारीकरण के प्रभाव को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीन दृष्टिकोणों से विभाजित करके समझा जाता है या किया जा सकता है। ठीक है, किनके किनके आधार पे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, तीन दृष्टिकोण से पढ़ो भाई। सामाजिक प्रभाव, उदारीकरण के सामाजिक प्रभाव क्या है? तो इसमें पहला सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत है जीवन शैली में बदलाव, लाइफ स्टाइल में बदलाव। उदारीकरण के बाद वैश्विक संस्कृति का प्रभाव बढ़ा है। तो उदारीकरण के बाद क्या हुआ है? वैश्विक संस्कृति है उसका प्रभाव बढ़ा है। लोग पश्चिमी जीवन शैली, पहनावे और भोजन की ओर आकर्षित हुए हैं। ठीक है, जो वैश्विक संस्कृति उसका प्रभाव बढ़ा है उदारीकरण के बाद। और लोग अक्सर क्या वेस्टर्न कल्चर को या वेस्टर्न जो रहन सहन है, लाइफ स्टाइल को आकर्षित हुए, अट्रैक्ट हुए उसकी तरफ। ठीक है, शहरीकरण और उपभोक्तावाद में वृद्धि हुई। और शहरीकरण जो है और उपभोक्तावाद है उसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। सामाजिक प्रभाव ये पड़ा है उदारीकरण का। शिक्षा का प्रसार हुआ है। उदारीकरण के कारण क्या हुआ है? शिक्षा का निजीकरण हुआ है। इस जिससे निजी विश्वविद्यालय और स्कूलों की क्या हुआ है? संख्या में वृद्धि हुई है। पहले सरकारी स्कूल के जगह प्राइवेट स्कूल भी और कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, जिससे शिक्षा का प्रसार हुआ है। ठीक है, उदारीकरण की वजह से विदेशी विश्वविद्यालयों, अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रमों की पहुंच बढ़ी है। जो विदेशी विश्वविद्यालय है और अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम, उनकी बहुत ज्यादा पहुंच बढ़ी है। ये शिक्षा के प्रसार में उदारीकरण का प्रभाव होता है। महिला सशक्तिकरण बढ़ा है। कैसे? उदारीकरण के परिणाम स्वरूप महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है। उदारीकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है? जो महिलाओं की शिक्षा हो गई, रोजगार हो गया और आर्थिक स्वतंत्रता में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। कैसे हुई है? और दूसरा कह रहा है महिलाओं की भागीदारी आईटी, बैंकिंग और सेवा क्षेत्रों में बढ़ी है। महिलाओं की जो भागीदारी है, नहीं है हर जगह लड़कियां काम नहीं कर रही हैं और औरतें काम कर रही हैं ज्यादातर। तो इन जो बैंकिंग, आईटी सेक्टर्स होगा, सेवा क्षेत्र सर्विसेज हो गई, इनमें इनकी संख्याएं अब बढ़ी हैं। महिला सशक्तिकरण दिखाता है उदारीकरण। आगे कह रहा है जो सामाजिक असमानता में वृद्धि हुई है। सामाजिक असमानता में वृद्धि हुई है कैसे? आर्थिक असमानता बढ़ने से समाज में धनी और गरीब के बीच में खाई गहरी हो गई है। अब आर्थिक असमानता अगर बढ़ेगी तो समाज में भैया धनी लोग और गरीबों के बीच में कोई भैया मिलजोल ही नहीं बचा। अमीर तो भैया जमीन पे पैर रखते ही नहीं है। ठीक है, रौंद के चलते गरीबों को, तो भाई खाए जैसी गहरी हो गई है उनके बीच में। ठीक है, और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विकास का असमान वितरण हुआ है। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो विकास है उसका असमान रूप से वितरण हुआ है। गांव में कम ज्यादा वृद्धि हुई है, विकास हुआ है, शहर में अत्यधिक विकास किया जा रहा है, गांवों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे कह रहा कि सांस्कृतिक विविधता पर प्रभाव, जो सांस्कृतिक विविधता उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो वैश्वीकरण उदारीकरण ने भारतीय संस्कृति पर विदेशी संस्कृति का प्रभाव डाला है। वैश्वीकरण उदारीकरण ने क्या करा है, भारतीय संस्कृति पर क्या करा है, विदेशी संस्कृति या वेस्टर्न कल्चर का ज्यादा प्रभाव डाला है इंडियन कल्चर पे। ठीक है। पारंपरिक मूल्यों और परिवार व्यवस्था में बदलाव देखने को मिला है। तो पारंपरिक मूल्य हो गए और परिवार व्यवस्था, उसमें क्या मिला है, बदलाव देखने को हमें मिला है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कैसे, जो निजी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है, जो निजी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उपलब्ध हुई हैं। निजी स्वास्थ्य सेवाएं, उनमें क्या हुआ है, विस्तार हुआ है, और जिससे क्या हुआ है, उच्च गुणवत्ता वाली जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो क्या हुई हैं, उपलब्ध हुई हैं। लेकिन गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं क्या हो गई हैं, महंगी हो गई हैं। लेकिन जो गरीब है उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं आज भी उतनी ही महंगी हैं। ठीक है। उदारीकरण के आर्थिक प्रभाव को देखें तो उदारीकरण के आर्थिक प्रभाव क्या है, पहला है आर्थिक विकास में तेजी हुई है। आर्थिक विकास में क्या हुई है, तेजी हुई है। कैसे तेजी हुई है, उदारीकरण के कारण भारत में जीडीपी वृद्धि दर तेजी से आई है। लिबरलाइजेशन हुआ था, इससे क्या हुआ है, उसके कारण भारत की जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें ग्रोथ बहुत दर, ग्रोथ रेट है, परसेंटेज, वो तेजी से आई है। ठीक है। औद्योगिकरण और सेवा क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि हुई है। औद्योगिकरण और जो सेवा क्षेत्र उसमें क्या हुई है, जबरदस्त तरीके से वृद्धि हुई है। विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, जैसे कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट रिजर्व, मतलब इन्वेस्टमेंट, फॉरेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है। और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई में क्या हुई है, तेजी आई है। जिससे क्या हुआ है, तकनीकी विकास और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। जिससे क्या हुआ है, तकनीकी रोजगार और उसके अवसर बढ़े उदारीकरण की वजह से। आर्थिक प्रभाव ये पड़ा उदारीकरण का। निजीकरण का विकास, निजीकरण का क्या विकास है, उदारीकरण ने सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार को समाप्त कर निजी क्षेत्र को अधिक अवसर प्रदान किए हैं। तो उदारीकरण ने क्या कर दिया, सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार जो चल रहा था उसको समाप्त कर दिया और निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर्स को अधिक अवसर अब प्रदान कर दिए हैं। जिससे क्या हो सके, आर्थिक वृद्धि में तेजी आ सके। कई सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण हुआ है। कई सार्वजनिक जो उपक्रम है उनका क्या हुआ, निजीकरण हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ है। रोजगार के अवसर बढ़े हैं। सेवा क्षेत्र विशेषकर आईटी और बीपीओ में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। लेकिन असंगठित क्षेत्र में श्रम शोषण की घटनाएं भी बढ़ी हैं। लेकिन जो असंगठित, संगठित क्षेत्र में तो नहीं, असंगठित जो क्षेत्र है उनमें जो श्रम शोषण हो रहा है उसकी घटनाएं भी अत्यधिक बढ़ी हैं। ठीक है। कृषि क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है, कृषि क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है उदारीकरण से कृषि में निवेश कम हुआ है। उदारीकरण से क्या हुआ, कृषि में निवेश कम हो गया है, लोग ज्यादा टेक्नोलॉजी पर निवेश कर रहे हैं क्योंकि सरकारी सब्सिडी भी कम हुई है। कृषि में निवेश कम हुआ क्योंकि सरकारी सब्सिडी भी कम हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति धीमी रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति कैसी रही है, वो धीमी रही है। औद्योगिकरण और तकनीकी विकास, औद्योगिकरण और तकनीकी विकास हुआ कैसे, नए उद्योगों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे एमएनसीएस ने भारत में अपने व्यापार का विस्तार किया है। नए उद्योगों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने क्या करा है, इन्हें एमएनसीएस कहते हैं, उन्होंने भारत में अपने व्यापार का क्या करा है, विस्तार करा है। तकनीकी प्रगति के कारण उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। तकनीकी प्रगति उसके कारण क्या हुआ है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। आय असमानता में वृद्धि कैसे, उदारीकरण का लाभ मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों और अमीर वर्गों को ज्यादा मिलता है। ठीक है, जिससे आय समानता में वृद्धि होगी होगी। जो उदारीकरण है उसका लाभ मुख्य रूप से किसे मिलता है, शहरी क्षेत्र को ज्यादा मिलता है और अमीर वर्ग को ज्यादा मिलता है, इसीलिए आय समानता में वृद्धि भी हुई है। ग्रामीण और गरीब वर्ग अभी भी विकास की मुख्य धारा से दूर है। ग्रामीण वर्ग और जो गरीब वर्ग है वो अभी भी विकास की धारा से क्या है, बहुत ज्यादा दूर है। इसमें विचार तो करना चाहिए सरकार को। उपभोक्ता बाजार, उपभोक्ता बाजार का विकास हुआ, जैसे उदारीकरण ने उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि की है। उदारीकरण ने क्या करा, जो उपभोक्ता वस्तुओं है उनके उत्पादन में क्या करी है, वृद्धि की है। वैश्विक कंपनियों के आगमन से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। जो वैश्विक कंपनियां, उनके आगमन से क्या बढ़ी है, प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता और कम कीमतों पर वस्तुएं मिलने लगी हैं। जिससे क्या हुआ, उपभोक्ताओं को क्या हुआ है, बेहतर गुणवत्ता और कम कीमतों पर क्या मिलने लगी है, वस्तुएं मिलने लगी हैं। तीसरा देखें, उदारीकरण के राजनीतिक प्रभाव। उदारीकरण के राजनीतिक प्रभाव क्या है, पहला नीतियों में बदलाव। नीतियों में बदलाव होता कैसे, सरकार ने आर्थिक नीतियों को उदार बनाया है और व्यापार के लिए प्रतिबंधों को हटाया है। सरकार ने क्या करा है, आर्थिक नीतियों को उदार बनाया है या उदार बनाया है और व्यापार के लिए प्रतिबंधों को हटा दिया है। ठीक है। एकाधिकार को समाप्त किया है। आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने के लिए नव उदारवादी नीतियां अपनाई गई हैं। और आर्थिक विकास को क्या देने के लिए, प्राइमरीशिप यानी प्राथमिकता देने के लिए नव उदारवादी नीतियां अपनाई गई हैं। राज्य की भूमिका में क्या कमी है, राज्य की भूमिका में कमी कैसे, उदारीकरण के बाद राज्य का भूमिका कम हुई
और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। जो उदारीकरण के बाद क्या हुआ है, राज्य का जो भूमिका है या राज्य की जो भूमिका है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, और बाजार आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या मिला है, बढ़ावा मिला है। सार्वजनिक क्षेत्र की सीमित भूमिका रह गई है, जो सार्वजनिक क्षेत्र उसकी क्या रह गई है, सीमित भूमिका रह गई है। वैश्विक संबंधों में सुधार आए हैं, भारत के वैश्विक व्यापारिक संबंधों में सुधार हुआ है। उदारीकरण ने भारत को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अधिक सक्रिय बना दिया है। ठीक है, उदारीकरण ने। आगे देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव पड़ा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारतीय अर्थव्यवस्था और नीतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसके चलते सरकार को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई नियमों में बदलाव करने पड़े। इसके चलते क्या हुआ, सरकार को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई नियमों में बदलाव करने पड़े। पहला हो गया आर्थिक, और उसके बाद है आर्थिक संप्रभुता पर खतरा। और उसमें क्या है, उदारीकरण के कारण भारत की आर्थिक नीतियां वैश्विक बाजार के दबाव में आ गई हैं। मतलब उदारीकरण के कारण जो भारत की जो आर्थिक नीतियां थी वो वैश्विक बाजार के दबाव में आ गई हैं। उसके बाद जो वैश्विक संस्थाएं हो गई जैसे IMF, विश्व बैंक का प्रभाव भी बढ़ गया है। ठीक है, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला है। विकेंद्रीकरण को बढ़ावा कैसे, उदारीकरण के कारण स्थानीय निकायों और राज्य सरकारों की भूमिका में वृद्धि हुई है। ठीक है, उदारीकरण के कारण क्या हुआ, स्थानीय जो निकाय है और जो राज्य सरकार है उनकी भूमिका में वृद्धि हुई, और राज्य सरकारों को उद्योगों और विदेशी निवेश को आकर्षित करने में अधिक स्वतंत्रता मिली, और जो राज्य सरकारें हैं उनको उद्योगों और विदेशी निवेश को आकर्षित करने में अधिक स्वतंत्रता मिली है उदारीकरण की वजह से। और आगे इसका निष्कर्ष कह रहा है, निष्कर्ष ये कह रहा है आखिर में, कंक्लूजन, उदारीकरण का भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। मतलब उदारीकरण का भारतीय समाज पे भी, अर्थव्यवस्था पे भी, राजनीति पे भी व्यापक प्रभाव पड़ा है। यह आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में सहायक रहा। ठीक है, ये आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में सहायक रहा ही है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी सामने आई, जैसे आर्थिक असमानता हो गई, सामाजिक असमानता, सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन। ये कुछ समस्याएं भी सामने आई हैं उदारीकरण के बाद। हालांकि उदारीकरण ने भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। फिर भी इसके प्रभावों को संतुलित करने के लिए समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि समाज के सभी वर्गों को विकास के लाभ समान रूप से मिल सके। ठीक है, तो उदारीकरण का यहाँ पे टॉपिक हम लोग का समाप्त होता है। मेरे हिसाब से उदारीकरण के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्या किस हिसाब से पड़ रहा है प्रभाव, वो यार सामाजिक प्रभाव हो गया, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आर्थिक प्रभाव, फिर हम लोगों ने पढ़ा राजनीतिक प्रभाव। ठीक है, तो ये तीनों के हिसाब से आपको उदारीकरण के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा टॉपिक था, उदारीकरण के प्रभावों का उल्लेख करना था तीनों प्रभावों के आधार पे, अब वो हम लोगों ने कर दिया। लिबरलाइजेशन के बारे में था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशोलॉजी का। ऐसे वीडियोस आते रहेंगे फटाफट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।